Hello student, this is Fazal sir here. Now today in this video I will discuss about the recombinant DNA technology. This topic is related to class 12 biology chapter 11 biotechnology principle and processes. This is my third lecture from this chapter. So as the name indicate, recombinant DNA. Recombinant means new combination of DNA. तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि हम लोग किसी भी डीएनए सीक्वेंस का नया कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं, इसके नए फॉर्म कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके पहले वीडियो से सेकंड हम लोगों ने बात किया था एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। अब हम लोग आज बात करेंगे हाउ टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो रिकॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट दिया था वो हमारे साइंटिस्ट थे कॉल इराकी in 1990. They first of all suggested that we can change the DNA sequence of a particular species. तो 1990 के अंदर सबसे पहले कॉल इराकी ने ये सजेस्ट कर दिया कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की डीएनए सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। इसके पहले लोगों माइंड में ये माइंड सेटअप था कि हम लोग डीएनए सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, भले हमारे पास फिंगरप्रिंट को चेंज किया जा सकता है, थंब को चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे 1990 के बाद ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया कि डीएनए सीक्वेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोसेस कैसे करेंगे, किस टाइप से होगा, इसके बारे में उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसके बाद 1971 में लुईस पास्चर ने फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक यूज की और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि ये पॉसिबल हो सकता है। इसके उन्होंने किया क्या कि SV40 वायरस के डीएनए को ट्रांसफर कर दिया मंकी के अंदर, और लैम्डा फेज बैक्टीरियोफेज वायरस था ये, इसके डीएनए को ट्रांसफर करके दिखा दिया बैक्टीरिया के अंदर। सो पॉल बर्ग आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एंड आल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिकल इंजीनियरिंग। तो इन्होंने जेनेटिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वर्क किया था। इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करके हम लोग को प्रूफ कर दिया कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इसके लिए इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या फादर ऑफ जेनेटिकल इंजीनियरिंग, जबकि हमारे पास जो कॉल इराकी हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन सबसे पहले जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर किया गया उसके प्रिपेयर करने का श्रेय जाता है हर्बर्ट बॉयर को और स्टैनले कोहन को। तो हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहन ने सबसे पहले 1973 के अंदर फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रिपेयर किया। क्योंकि यहाँ पे क्या किया, उन्होंने केवल डीएनए की स्प्लाइसिंग की, जो हमारे पॉल बर्ग साइंटिस्ट थे वो वर्क कर रहे थे डीएनए स्प्लाइसिंग पे, एंड डीएनए स्प्लाइसिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रूफ किया कि हम लोग जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के अंदर। लेकिन जो पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया गया, बनाया गया, वो हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहन की हेल्प से बनाया गया था। अब दोनों साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट के लिए। हर्बर्ट बॉयर ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज किया, जिसके हेल्प से उन्होंने डीएनए सीक्वेंस को, किसी पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को कट कर दिया और ये बताया कि जो हमारे पास ये स्ट्रैंड होते हैं किसी एक स्पेसिफिक साइट यानी पैलिंड्रोमिक साइट से ही डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं। अब इसके बाद उन्होंने स्ट्रैंड को कट कर दिया, लेकिन उसको जोड़ने के लिए उनके पास कोई आइडिया नहीं था। तो सेकंड साइंटिस्ट जो थे हमारे स्टैनले कोहन, उन्होंने ये बताया कि इस सेपरेट डीएनए को हम लोग किसी भी नए डीएनए स्ट्रैंड से किस तरह से जोड़ सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, वो किस तरीके से किसी भी डीएनए स्ट्रैंड को कट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्ट्रैंड्स। तो जैसा वीडियो से सेकंड में हमने बात किया था इकोलाई बैक्टीरिया के बारे में, और नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्ट्रैंड्स। तो हम लोगों ने वीडियो से सेकंड में बात किया था इको R1 के बारे में और हिंट सेकंड के बारे में। तो यहाँ हम एग्जांपल ये चल रहे हैं इको R1 का। इको R1 स्टिकिंग फॉर्म करता है आफ्टर द क्लीवेज ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। अब देखते हैं यहाँ पे ये प्रोसेस कैसे कैसे होती है। जैसे कि मान लिया हमारे पास ये डीएनए सीक्वेंस है
5 प्राइम 3 प्राइम ये स्ट्रैंड हमारा बन रहा है। अब लोगों को क्या चाहिए, घातक चाहिए, GAA TTC और फिर GAA और TTC। अब इसके साथ में दूसरे स्ट्रैंड लगे होंगे जो कि स्ट्रैंड को पूरा कर रहे होंगे, क्योंकि ये क्या है हमारे पास ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब भी स्ट्रैंड कट करता है तो वो डीएनए स्ट्रैंड को बीच से कट करता है, ना कि किनारे से कट करता है। तो कभी भी जहां पे कटिंग होगी डिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम कटिंग टर्मिनल साइड से ना होके एक्सेप्ट देन द टर्मिनल साइड, इट इज आल्सो फ्रॉम द मिडिल साइड। तो हमेशा मिडिल पॉइंट से ही होगा, कभी भी किनारे से नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस हमारा बनेगा। अब सेकंड सीक्वेंस हम लोग ये लेके चल रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम और इसके सामने हमारे पास ये स्ट्रैंड हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे भी स्ट्रैंड टर्मिनल साइड बनाओगे कहाँ पे होंगे, ये मिडिल में ही होंगे। तो ये क्या था 3 प्राइम 5 प्राइम, तो ये हमारे पास 5 प्राइम 3 प्राइम हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम के सामने हमारे पास GAA TTC और 5 प्राइम 3 प्राइम टू GAA TTC, यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमारा क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग इसको इको R1 एंजाइम से इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये इको R1 एंजाइम करेगा क्या, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रीड करेगा। अब ये मान लिया हमारे पास ये एंजाइम है, अब ये एंजाइम यहाँ लगने के बाद रीड करता है GA को। अब इसने रीड किया GA को, फिर यहाँ रीड किया GA को। अब GA साइड यहाँ कट कर दिया, GA साइड यहाँ कट कर दिया। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी GA कट करेगा, यहाँ पे भी GA पे कट करेगा। अब कट करने के बाद अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें, यहाँ से कट कर दें, यहाँ से कट कर दें, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक अलग हो गया ये, और ये पूरा यहाँ से अलग अलग हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप दिखाई गई है इंट्रोड्यूस द इको R1 देन। अब यहाँ पे हमारे पास GCATTA और दूसरा हमारा AATTCG। सेम यहाँ पे भी क्या होगा AATTCG और GCTTAA। अब इसके साथ में सीक्वेंस होंगे तो सीक्वेंस हम लोग को इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। अब इसको हटा लेते हैं, मान लिया कि हम लोग को इस सीक्वेंस को और इस सीक्वेंस को जोड़ना था, तो ये क्या हो गया हमारा, ये गायब हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग को स्टिकी इनविजिबल हो रही है। यहाँ पे क्या है TTAA, उसके अकॉर्डिंग T के सामने क्या चाहिए, A चाहिए, A के सामने T के सामने क्या चाहिए, A चाहिए, फिर T के सामने क्या चाहिए, A के सामने T चाहिए, फिर A के सामने T चाहिए। तो सेम सीक्वेंस हम लोग को यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है, A है, फिर A है, फिर T है, फिर T है, यानी कि ये सीक्वेंस इसके साथ बॉन्डिंग बना सकता है। तो ये इसके सामने आएंगे, आने के बाद T और A के बीच 200 बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ 200 बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ 200 बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ पे 200 बॉन्ड बनेगा। जबकि G और C 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में कंबाइन करते हैं। इस तरह से कोई भी रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम वर्क करता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करने में हेल्प करता है। हम लोग बात कर लेते हैं स्टैनली कोहन और हार्वर्ड बॉयल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। Now we will discuss about the first recombinant DNA that are developed by the Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1973. Herbert Boyer was the famous scientist of San Francisco and he works on the University of California, while the Stanley Cohen worked on the Stanford University. Both of the scientists work are separated, but for this experiment they are work together. तो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में दोनों साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट मिलकर साथ साथ किए। तो जो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे हर्बर्ट बॉयर, हर्बर्ट बॉयर ने डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि हमारे पास डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। इनका काम होता है डीएनए स्ट्रैंड को स्पेसिफिक पॉइंट से कट करना और इसके अकॉर्डिंग हम लोग रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन को ये आइडिया नहीं था कि जो हमारे पास डीएनए सीक्वेंस अलग होंगे उस डीएनए सीक्वेंस को हम लोग नए डीएनए सीक्वेंस को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले साइंटिस्ट हमारे थे स्टैनली कोहन। उन्होंने क्लोनिंग वेक्टर डीएनए का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोग किसी भी फॉरेन डीएनए को, किसी भी डीएनए सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर डीएनए के साथ ऐड कर सकते हैं।
तो इस तरह से 1973 में दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर अपना वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। दे परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट साल्मोनेला टाइफिमोनियम एंड एस्चेरिचिया कोलाई। तो साल्मोनेला टाइफिमोनियम एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड डिजीज कॉज करता है, क्योंकि इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इनके ऊपर होने की वजह से इनके ऊपर एंटीबायोटिक मेडिसिन असर नहीं करती है, इसलिए हम लोग को ये डिजीज कॉज कर देता है। जबकि इकोलाई क्या होता है, एक नॉर्मल बैक्टीरिया है जो कि मोस्टली हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है और हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो इकोलाई के अंदर हम लोग अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ट्रांसफर कर दें तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होंगे वो उनके अंदर आ जाएंगे और ये भी अपने आप को एंटीबायोटिक से बचा पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने किया क्या कि सबसे पहले इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से ट्रीट किया। जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया था उसको एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से ट्रीट किया गया। अब ट्रीट करने के बाद स्पेसिफिक सीक्वेंस जो हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन सीक्वेंस थी उसको निकाला गया। दिस सीक्वेंस आर नोन एज द फॉरेन डीएनए और इंसर्ट डीएनए सीक्वेंस। इंसर्ट मतलब कि इसको आगे चल के इंसर्ट करना है हमको। फॉरेन डीएनए सीक्वेंस मतलब कि जो सीक्वेंस बाहर से किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ा जाएगा, इसका नाम रखा गया फॉरेन डीएनए सीक्वेंस। अब सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से ट्रीट किया गया सेकंड बैक्टीरिया को, इकोलाई बैक्टीरिया को। तो जो हमारे पास इकोलाई बैक्टीरिया था उस इकोलाई बैक्टीरिया के पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फॉर्मिंग जीन नहीं थी, लेकिन हम लोग एंडोन्यूक्लियर एंजाइम का यूज करेंगे तो जहां पे कटिंग इसकी हुई होगी सेम कटिंग यहां इसके पास भी होगी। तो जब यहाँ पे कट करेगा तो कट करने के बाद हम लोग को ये स्ट्रैंड कुछ इस तरह दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकलेंगे, हमारे पास यहाँ पे भी इसके पार्ट अलग होंगे। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, ये छोटा सा पार्ट हो गया, अदर सेगमेंट भी इसके होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे काम किससे, इससे हम लोग काम इंसर्ट से काम है, क्योंकि ये हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इको R1 जो हमारे पास इकोलाई बैक्टीरिया था, इस इकोलाई बैक्टीरिया के साथ हम लोग इसको जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या क्लोनिंग डीएनए फॉर्म कर दिया गया। तो ये हमारा हो गया वेक्टर डीएनए जिसमें हम लोग को फॉरेन डीएनए को ऐड करना था, और ये हमारा हो गया रिकॉम्बिनेंट मतलब कि न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। अब जो इकोलाई फॉर्म होना था, इस इकोलाई के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप हो गई। Then allow it into the culture medium to develop the number of generation। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जितनी जनरेशन बनेगी सारे के सारे जो इकोलाई बैक्टीरिया होंगे उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कैपेसिटी होगी। तो इस तरह से ओवरऑल ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि एक हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, दूसरा क्या है हमारे पास प्लाज्मिक डीएनए है। तो यहाँ पे जो कोई बैक्टीरिया होते हैं उनके पास दो डिफरेंट टाइप के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। एक उसका होता है प्लाज्मिक डीएनए, दूसरा हमारा उसका होता है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल का मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि प्लाज्मिक डीएनए जो होता है वो इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली साइटोप्लाज्म में लगातार घूमता रहता है। इनका काम होता है एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करना, जिससे कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने में डिफरेंट टाइप के एंजाइम का फॉर्मेशन कर सके। सेम इकोलाई के अंदर भी होता है। अब यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे, जिसमें हम लोग को ये सीक्वेंस फाइंड आउट करना था। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे नहीं था, अब उस सीक्वेंस को हम लोग यहाँ पर ऐड करना था। इसके लिए ओवरऑल उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। आपके एनसीईआरटी बुक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक डायग्राम दिया गया है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में ये डायग्राम डायरेक्ट पूछ लेता है और इसके अंदर ये जितने भी नेम लिखे हैं उनको ब्लैंक कर देगा, कहेगा कि इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ समझते हैं क्या होता है, ये क्या दिखा रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को ये शो कर रहा है। यहाँ पे दिखाया गया है फॉरेन डीएनए और दिखाया गया है वेक्टर डीएनए। फॉरेन डीएनए मतलब कि ऐसा डीएनए जो कि हम लोग किसी पर्टिकुलर डीएनए किसी पर्टिकुलर स्पीसीज से अलग करेंगे और उसको हम लोग को किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर ट्रांसफर करना है। जैसे हम यहाँ पे इससे पहले बात की थी, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था साल्मोनेला टाइफिमोनियम के बारे में। तो यहाँ से हम लोग डीएनए में अलग कर रहे थे स्ट्रैंड को, उसको हम बोले थे फॉरेन डीएनए। तो ये सेम फॉरेन डीएनए ही है। अभी फॉरेन डीएनए का काम क्या होता है, इसके अंदर डिजायरेबल सीक्वेंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं इंसर्ट डीएनए सीक्वेंस।
इंसर्ट डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि हमारे पास एक फॉरेन जीन जो कि लंबा चौड़ा सीक्वेंस है, अब उस सीक्वेंस में से जो ये छोटा सा पॉइंट है, ये पर्टिकुलर जीन की हम लोग को नीड थी। अब क्या करेंगे हम लोग, इस जीन को हम लोग बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट या इंसर्ट डीएनए सीक्वेंस। अब ये इंसर्ट डीएनए सीक्वेंस को निकालने के हम लोग इस फॉरेन डीएनए के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स को ट्रीट करेंगे। अब सेम रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियर एंजाइम ट्रीट किया जाएगा वेक्टर डीएनए से भी। अब जो वेक्टर सीक्वेंस होंगे, उस वेक्टर सीक्वेंस में हम लोग अगर सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम यूज करेंगे तो वो सीक्वेंस क्या कर रहा है, ये इस जगह पे कट कर रहा है, एक सीक्वेंस कट कर रहा है, तो सेम यहाँ पे भी वो कटिंग एक ही करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, एक का एक था, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस अलग हो गया और पूरा एक का दिखाई पड़ेगा। जबकि यहाँ पे इसके 3 सेगमेंट बन गए क्योंकि ऑलरेडी अलग अलग था। तो जब ये अलग होगा तो यहाँ पे इसके 3 सेगमेंट 1 2 3 दिखाई पड़ेंगे, जबकि यहाँ पे क्या होगा, केवल 2 सीक्वेंस हम लोग को मिलेंगे। अब इसके बाद ये जो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम है, हम लोग इस इंसर्ट डीएनए को लेके आए के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब क्या हुआ, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, फॉरेन डीएनए देखा, इंसर्ट देखा, जीन ऑफ इंटरेस्ट देखा, वेक्टर डीएनए देखा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखा। अब क्या होगा, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो क्लोनिंग डीएनए है, उसको डायरेक्टली उठाकर सेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने स्ट्रक्चर को सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। देन अलाउ इट कल्चर मीडियम टू कल्चर। अब यहाँ पे हमने जो हम लोग को सीक्वेंस चाहिए था वो सीक्वेंस हम लोग को मिल चुका है। अब इसको हम लोग कल्चर मीडियम में जब रखेंगे इसकी नंबर ऑफ कॉपी हमारी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप के डीएनए सीक्वेंस फॉर्म कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप के प्रोटीन, डिजायरेबल एंजाइम्स और डिजायरेबल हार्मोन्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। Now here our topic is complete. I hope you understand each and every topic that I explained here.